हेलो एवरीवन। सो ओसवाल पंप्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई है कंपनी के साथ में। तो जैसे कुछ टाइम पहले केन्स टेक्नोलॉजी पे हमने डिस्कस किया था कि एक ब्रोकर की रिपोर्ट आई है, कुछ पॉइंट्स उन्होंने रेज करे हैं कंपनी के अगेंस्ट में। फिर मैनेजमेंट का क्लैरिफिकेशन आया, उनको कॉन कॉल भी करना पड़ा और वो सारा इंसिडेंट हुआ। तो लगभग कुछ वैसा ही ओसवाल पंप के साथ में हुआ है। एक ब्रोकर की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट रिसर्च फर्म आप बोल सकते हो, जिन्होंने जिन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस को लेकर के कुछ पॉइंट्स उन्होंने रेज करे हैं। एंड मैनेजमेंट ने उस पर रीबटल दिया है। तो उसको डिस्कस करते हैं क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने रेज करे, मैनेजमेंट का उस पर कैसा क्लैरिफिकेशन है। एक और इसमें मजेदार चीज हुई है कि इससे कुछ टाइम पहले, आई थिंक 4-5 दिन पहले, नुवामा का जो वो इक्विटी रिसर्च वाला जो डिवीजन है, उन्होंने इस कंपनी पे ओसवाल पंप पे अपना रिसर्च स्टार्ट किया। तो अभी तक इसका कवरेज आप देखोगे तो बहुत ही कम ब्रोकरेज इसको ट्रैक करते थे ओसवाल पंप को। छोटी कंपनी है, अभी कुछ टाइम पहले आईपीओ आया इनका। तो एक तो आईएफएल फाइनेंस है, आईएफएल इक्विटी है जो इसको ट्रैक करते थे, एंड दूसरी नुवामा ने अभी इसको ट्रैक करना स्टार्ट किया था। और नुवामा ने मतलब जो स्टॉक प्राइस का टारगेट दिया था वो 40 से 42% का अपसाइड दिखाया था ओसवाल पंप के स्टॉक के अंदर। एंड उसके जस्ट 1-2 दिन के बाद में ही ये रिसर्च आई है इस कंपनी की। और फिर आप देखोगे करेक्शन वगैरह स्टार्ट हुआ है इसके स्टॉक के अंदर भी। सारा ये जो कंसर्न है मार्केट में, वो सारी चीज़ों की वजह से और ज़्यादा इंपैक्ट हुआ है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि उस रिपोर्ट में क्या है कंपनी के अगेंस्ट में, मैनेजमेंट ने क्या सारी बातें बोली हैं। तो सब पहला जो कंसर्न उन्होंने रेज किया है वो है कैश क्वालिटी को लेकर के। कैश क्वालिटी मतलब हो गया कि आपका जो प्रॉफिट है वो तो बहुत हाई है, 280-281 करोड़ का प्रॉफिट था आपका FY25 के अंदर। लेकिन कैश अगर हम देखें, कैश यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, वो आपका -150 करोड़ है, 150 करोड़। तो एक बहुत बड़ा वहां पे गैप दिखता है। मतलब कंपनी की कैश क्वालिटी के ऊपर इन्होंने ये पॉइंट रेज किया है। मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्स है इस पे कि मतलब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो आपका पीएनएल है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वो तो आपका अकाउंटिंग अक्रूवल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल पे चलता है। यानी कि एक बार अगर मैंने कोई सामान बेच दिया, इनवॉइस जनरेट हो गया, तो वो मैं अपने सेल्स में, प्रॉफिट वगैरह में, प्रॉफिट एंड लॉस में उसको मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। अकाउंटिंग रूल आपको ये अलाउ करता है। तो कंपनी का कहना है अभी हम हाई ग्रोथ फेज में हैं, बिजनेस मॉडल हमारा B2G है, वर्किंग कैपिटल हमारा हाई है। इसकी वजह से प्रॉफिट हमारा ग्रो कर रहा है, बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है। छोटा सा बिजनेस है, अभी बड़ा मार्केट है कैप्चर करने को। और ज्यादातर जो हमारा कैश है वो स्टक हो जाता है वर्किंग कैपिटल के अंदर, बिजनेस को आगे और एक्सपैंड करने के लिए। इस वजह से कैश फ्लो आपको नेगेटिव दिख रहा है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, इन सब पे आगे और डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में किस तरीके का ये ट्रेंड चल रहा है कंपनी के कैश फ्लो का, रिसीवेबल का, उसको और अच्छे से समझेंगे। फिर दूसरा पॉइंट इन्होंने रेज किया है कंपनी के ऑडिटर को लेकर के। सो उनका कहना है कि जो कंपनी ने FY25 में कुछ जो मतलब ट्रांजैक्शंस वगैरह, जो डेटा वगैरह चेंज किया है, उसका ट्रेल नहीं है, ऑडिट ट्रेल जो है उसका वो मिसिंग है। अब कंपनी का कहना है कि हम पहले एक पुराना ERP सिस्टम यूज करते थे, तो अभी हम ट्रांजिशन फेज में है, नया सिस्टम हम अडॉप्ट कर रहे हैं, वहां पे ये सारी चीजें जो हैं वो इंप्रूव हो जाएंगी। तो इस पे भी इन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है। थर्ड पॉइंट इन्होंने रेज किया है रेवेन्यू रिकग्निशन क्वालिटी के ऊपर। तो रेवेन्यू रिकग्निशन हो या कैश क्वालिटी हो, आगे चल के आई थिंक मार्जिन क्वालिटी को लेकर भी एक पॉइंट है। ये तीनों एक ही चीज से लिंक्ड है कि जैसे प्रॉफिट बढ़ रहा है पर कैश नहीं आ रहा, सेल्स बढ़ रहा है तो आपका रिसीवेबल बहुत ज्यादा बढ़ गया। जैसे कंपनी कह रही है कि FY24 में आपके रिसीवेबल लगभग 240 करोड़ थे, FY25 में यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपका रिसीवेबल लगभग 620 करोड़ हो गया। तो लगभग 3x जंप आपके रिसीवेबल्स के अंदर हुए एक साल के अंदर। रेवेन्यू तो ग्रो किया है लेकिन आपके बिजनेस में कैश नहीं आया है। तो इसका भी मतलब वो सेम ही रिबटल दिया है इन्होंने कि पीएम कुसुम स्कीम के अंदर, क्योंकि हम बिजनेस करते हैं, 68-70% रेवेन्यू हमारा यहीं से आता है, तो वर्किंग कैपिटल अभी हमारा इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से कैश फ्लो आपको नहीं दिख रहा, बट सेल्स हो, मार्जिन हो, प्रॉफिट हो, वो इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट एक और इन्होंने पॉइंट रेज किया है कंपनी के सप्लाई चेन फाइनेंसिंग को लेकर के। सो इनका कहना है कि ओसवाल पंप क्या करता है, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के थ्रू जो ये वेंडर के साथ में डील करते हैं, उसको ये डेट में नहीं दिखा करके अदर करंट लाइबिलिटी में शो करते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे ओसवाल पंप के जो वेंडर्स हैं जिनसे ये अपना रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करते हैं, अब आपका पेमेंट टर्म होता है 60 डेज होता है, 90 डेज होता है। अब वेंडर को अभी कैश चाहिए, ओसवाल पंप बाद में कैश देना चाहता है उनको। तो ओसवाल पंप क्या करता है, अपने बैंकर को या जो भी NBFC है, फाइनेंशियर है, उनको बोलता है, उनके ओसवाल पंप के बिहाफ में इनका बैंकर इनके वेंडर को अभी पेमेंट कर देता है। ओसवाल पंप अपने बैंक को कुछ टाइम के बाद इंटरेस्ट के साथ में पे करेगा। तो ये हो गया आपका सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का डील, जैसे वो SG फिनसर्व का बिजनेस मॉडल है, काइंड ऑफ वैसा ही। अब इनका कहना है ओसवाल पंप का
कि ये जो अकाउंटिंग है ना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये हमको अलाउ करता है कि इस चीज को हम डेट में भी दिखा सकते हैं, बोरोइंग में, या फिर हम अदर करंट लाइबिलिटी में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये उसी का हिस्सा है। वेंडर पेमेंट, वेंडर के साथ में जो डीलिंग हो रही है उसी का पार्ट है ये। तो इस वजह से हम इसको उसमें शो कर रहे हैं। प्लस इन्होंने एग्जांपल दिया है, जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, टाटा मोटर हो गया, ग्रेविटा इंडिया हो गया, ये सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो हैं इंडिया के, वो भी ये सेम जो प्रोसीजर है वो फॉलो करते हैं कि अदर करंट लाइबिलिटी में इसको शो करते हैं। तो अब वैसे आप देखोगे तो उनका पॉइंट वैलिड है, अदर करंट लाइबिलिटी में आपने दिखा दिया, लेकिन डिस्क्लोजर के पॉइंट से एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या आता है इन्वेस्टर को, कि आप अज्यूम करो कल को कि अगर ओसवाल पंप अपने बैंकर को पेमेंट देने में थोड़ा सा डिले कर गया, या फिर वो वाला जो डीलिंग है इनका अपने बैंकर के साथ में, उसका अमाउंट अगर कल को थोड़ा सा बढ़ता है, तो हमें एज ए इन्वेस्टर दिखेगा कि कंपनी का जो डेट है वो तो स्टेबल है या कम हो रहा है, लेकिन पीएनएल में जो इनका इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है डिस्क्लोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो अकाउंटिंग रूल है उसके अकॉर्डिंग कंपनी का कहना है कि हम इसको फॉलो कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क मतलब कंपनी का मतलब ये रिसर्च कंपनी का कहना है कि आईपीओ अभी आपका आया, आई थिंक Q1 में इनका आईपीओ आया था, वहां पे आपने फंड रेजिंग करी, उसके बाद भी आपका फ्री कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव है। काइंड ऑफ सेम रिप्लाई इन्होंने दिया है इसका भी, कि पीएम कुसुम स्कीम में हम मतलब बिजनेस करते हैं, वर्किंग कैपिटल हाई होता ही है वहां पे। और अगर आप इनका एक्सपेंशन देखोगे, मतलब कंपनी लगभग डबल कर रही है अपनी कैपेसिटी को, 5 लाख पंप की इनकी कैपेसिटी हो जाएगी, या तो इसी साल या फिर Q1 ऑफ FY27 में वो जो न्यू कैपेसिटी है वो कंपनी की लाइव हो जाएगी। तो बड़ा एक्सपेंशन कर रहे हैं और बिजनेस मॉडल इस तरीके का है, इसीलिए फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, और कैश फ्लो भी आपको दिखता है कि नेगेटिव है लास्ट कुछ टाइम से। देन अर्निंग क्वालिटी के ऊपर भी क्वेश्चन है, जैसे हमने डिस्कस किया EBITDA मार्जिन 28-29% थे कंपनी के FY25 में, हालांकि अभी Q2 में तो कम हो गए हैं कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से, लेकिन यहाँ पे पॉइंट रेज किया है कि मार्जिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही है कि रिसीवेबल आपके बढ़ते जा रहे हैं, ईयर आफ्टर ईयर इंक्रीज है। सेम इसका भी सेम इन्होंने वो दिया है कि पेमेंट स्ट्रक्चर आप देखोगे तो 6 to 9 मंथ्स का रहता है, और इसमें क्रेडिट रिस्क नहीं है, क्योंकि हम गवर्नमेंट के साथ में डील कर रहे हैं, मतलब कोई छोटे मोटे प्राइवेट कंपनी को नहीं माल बेच रहे, गवर्नमेंट हमारा कस्टमर है, तो वहां पे मतलब पैसा लूज करने का चांस नहीं है, लेकिन पेमेंट आपको कभी कभी डिले हो जाती है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज जो है वो कुछ टाइम के लिए चेंज हो जाती है। सो ये रिबटल है। देन रिलेटेड पार्टी नहीं, ये वाला पॉइंट है इनका वो कॉन्सेंट्रेशन को लेकर के, रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन को लेकर के, कि इनका 68-70% जो रेवेन्यू है वो पीएम कुसुम स्कीम से आता है। तो कल को चल के अगेन, जैसे आप देख ही रहे हो कि अभी तक एग्जैक्टली आया नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये पीएम कुसुम 2.0 जो है वो किस डेट को वो मतलब स्टार्ट करेंगे, न्यू स्कीम कब लाइव होगी, क्या क्या उसके क्लॉज रहेंगे, ये सारा एग्जैक्टली अभी तक गवर्नमेंट से आया नहीं है। और रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन कंपनी का 68-70% इसी पे है। इवन जो उनका कॉम्पिटिटर है शक्ति पंप, उसका भी रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन इसी स्कीम के ऊपर है। तो मैनेजमेंट का बोलना है कि सब्सिडी वगैरह इसमें मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, इस स्कीम का पोटेंशियल बहुत बड़ा है, आगे मार्केट काफी बड़ा है। तो जैसे ये और शक्ति पंप पिछले काफी सारे क्वार्टर से बोल रहे हैं कि टाइम टू टाइम हमारा गवर्नमेंट के साथ में डिस्कशन चल रहा है, तो पीएम कुसुम 2.0 आगे आएगा, और अगर नहीं भी आएगा तो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पार्ट है वो काफी स्ट्रांग है, मतलब बिना उसके जो आपके फार्मर्स वगैरह हैं वो ये सोलर पंप वगैरह इंस्टॉल करवा सकते हैं। कॉस्ट आपकी काफी कम हो जाती है, क्योंकि पीएम कुसुम में आपको जो DCR है वही यूज करना पड़ता है, मतलब जो यहाँ पे जो सोलर सेल वगैरह बन रहे हैं आपको वही यूज करना पड़ेगा। जो आई मीन इसके बाहर अगर आप जो सेल करते हो ये सोलर पंप वगैरह, तो वहां पे चाइना से आप इंपोर्ट करके वो DCR सेल यूज कर सकते हो, जिसकी कॉस्ट आपकी 50% कम हो जाती है। तो फार्मर को वो भी काफी अफोर्डेबल होता है। तो वो वाला मार्केट भी रेडी है हमारे पास में, प्लस गवर्नमेंट के साथ में हमारा डील चली रहा है। तो इस तरीके का इन्होंने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया है। फिर एक पॉइंट है इनका वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को लेकर के, एक इनकी सब्सिडरी है। मैनेजमेंट का बोलना है कि ये सोलर स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं जो सोलर पंप में हमारा यूज होता है, जब हम ये प्रोजेक्ट वगैरह इंस्टॉल करते हैं पीएम कुसुम के स्कीम के अंडर, तो उसी के अंडर हमने ये सब्सिडरी बनाई है, वॉल्सो सोलर सॉल्यूशन करके। और बाकी मतलब कुछ है, लेकिन उसमें इन्होंने इतना ज्यादा रिस्क दिया नहीं है, वो लो रिस्क वाली कैटेगरी में है, एंड मैनेजमेंट ने भी उस पर कुछ खास क्लैरिफिकेशन भी दिया नहीं है। मेन पॉइंटर्स यही है कि जैसे सप्लाई चेन फाइनेंसिंग हो गया, लिक्विडिटी रिस्क हो गया, कैश फ्लो है, आपका ट्रेड रिसीवेबल्स है, इन सारे पॉइंट के ऊपर इनका मेन कंसर्न था रिपोर्ट के अंदर, और मैनेजमेंट ने उस पर अपना रिबटल दिया है। सो अब पॉइंट अगर हम देखें तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेड रिसीवेबल वाला, उसी के अराउंड सारी चीजें हुई हैं। वहीं पे आपका कैश स्टक हो गया, वर्किंग कैपिटल बढ़ गया, प्रॉफिट जो है वो कैश में नहीं आ रहा, मार्जिन अच्छे दिख रहे हैं, सेल्स ग्रोथ अच्छी दिख रही है, लेकिन कैश आपका बिजनेस में नेगेटिव दिखता जा रहा है हर एक साल में। तो अगर आप FY25 का इनका बैलेंस शीट देखोगे और FY22 FY23 का देखोगे, तो एक ट्रेंड वहां पे हम ऑब्जर्व करेंगे, मतलब वो ज्यादा नेगेटिव लगता है देखते हुए। FY22-23 में ना इनके रिसीवेबल बहुत कम थे,
70 करोड़ 60 करोड़ के बीच में रिसीवेबल्स होते थे, और इबिटा टू कैश फ्लो कन्वर्जन कंपनी का 80-90% होता था। यानी जितना मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना रहा हूं उसका 80-90% मेरा कैश आ रहा है मेरे बिजनेस के अंदर। सडनली FY24 FY25 में कंपनी के रिसीवेबल एकदम से बढ़ गए, 70 करोड़ से 240 करोड़, 240 करोड़ से 640 या 620 जो भी है उतना गया। और अभी लास्ट 6 मंथ्स की बैलेंस शीट भी देखें तो भी 920 करोड़ के आसपास का ट्रेड रिसीवेबल है कंपनी का। यानी पिछले 2.5 साल में एकदम से इनके रिसीवेबल इतने ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। उससे पहले चीजें काफी नॉर्मल थी, कैश फ्लो भी हेल्दी था कंपनी का, और अब कैश फ्लो भी नेगेटिव हो गया लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर। तो ये चीज अगर हम ऑब्जर्व करें तो ज्यादा नेगेटिव लगता है। और वही मेन इस पॉइंट का, इस रिपोर्ट का मेन हाईलाइट पॉइंट भी है कि मतलब बेटर फंडामेंटल से आपके जो कैश फ्लो के नंबर्स हैं वो बहुत खराब हो गए। इसका रीजन क्या है, ये हमने जब फर्स्ट टाइम ओसवाल पंप को डिस्कस किया था अच्छे से समझा था। तो FY22-23 तक ये जो कंपनी है ना, ये इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करती थी पीएम कुसुम स्कीम के अंदर। मतलब ये B2G वाले मॉडल में नहीं थे, ये B2B वाले मॉडल में थे। जैसे टाटा के साथ में ये काम करते थे, L&T के साथ में काम करते थे, और जो कुछ बाकी EPC प्लेयर्स हैं उनको ये सोलर पंप के जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो सप्लाई करने का काम करती थी। पूरा प्रोजेक्ट ये खुद से एग्जीक्यूट नहीं करते थे। तो इसीलिए, क्योंकि जब आप B2B में डील कर रहे हो तो आपके रिसीवेबल, वर्किंग कैपिटल थोड़े से बेटर थे। जैसे इन्होंने B2B से B2G में स्विच किया, यानी FY24 में इन्होंने खुद से पीएम कुसुम स्कीम में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, सेम शक्ति पंप की तरह, तो आपका जो पेमेंट टर्म है वो अब डायरेक्टली गवर्नमेंट से हो रहा है। पहले आपका जो प्राइवेट बिजनेस है उनके साथ में आप डील कर रहे थे, और इस मतलब इस स्कीम के अंदर, पीएम कुसुम स्कीम के अंदर, गवर्नमेंट जो पेमेंट रिलीज करती है वो आपका 90 से 100 डेज के बाद करती है। वो भी पूरा पेमेंट रिलीज नहीं होता है, 80-90% आई थिंक आपका गवर्नमेंट एक बार में पेमेंट रिलीज करता है। बाकी का जो 10-15% है वो गवर्नमेंट होल्ड करके रखता है, एंड 6 मंथ्स के बाद वो पेमेंट आता है इन कंपनीज को। अब ये जो 90 से 100 डेज वाला भी जो पार्ट है, ये भी इन कंपनीज को, ओसवाल पंप को, शक्ति पंप को, तब मिलता है जब गवर्नमेंट ये डेटा, मतलब जो RMS सिस्टम है, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, उसके थ्रू ये चेक करके सेटिस्फाई हो जाती है कि जो प्रोजेक्ट इन्होंने एग्जीक्यूट किया है, जो पंप्स वगैरह इंस्टॉल करे हैं, फार्मर्स उसको यूज कर रहा है। क्योंकि मेन पर्पज तो वही है ना कि जो आप वो डीजल वाला पंप यूज करते हो उसकी जगह पे सोलर पंप आप यूज करो, ताकि गवर्नमेंट का भी जो टारगेट है वो फुलफिल हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट डेटा वगैरह चेक करती है, उसके बाद पेमेंट रिलीज करती है। तो 90 डेज से 100 डेज का नॉर्मल पेमेंट टर्म है। अब FY25 में कंपनी का रिसीवेबल एकदम से क्यों बढ़ गया, 240 से 620-630 करोड़ एकदम से इतना बड़ा जंप क्यों देखने को मिला, जिसकी वजह से ये मेन रिपोर्ट आया है और सारा वर्किंग कैपिटल सब कुछ खराब हुआ है कंपनी का। अगर आपको याद हो तो उस टाइम पे हम जितनी भी कंपनी डिस्कस करते थे जिनका थोड़ा बहुत भी सेगमेंट गवर्नमेंट से था, जैसे कृष्णा डायग्नोस्टिक को आप देखोगे, डायग्नोस्टिक कंपनी है लेकिन मेन उनकी डीलिंग गवर्नमेंट से होती है। यथार्थ को भी अगर आप देखोगे तो उनका 40% रेवेन्यू उस टाइम पे गवर्नमेंट से आता था। जीना सीखो भी इसी के अंदर आता है, जो भी उनका थोड़ा बहुत सेगमेंट गवर्नमेंट से आता था। तो इन सारी कंपनीज का, इवन रेलवे की कुछ कंपनीज थी, डिफेंस की कुछ कंपनीज थी जिनकी डीलिंग गवर्नमेंट से थी, FY25 में सबके रिसीवेबल्स बढ़ गए थे। क्योंकि लास्ट ईयर आपका इलेक्शन का टाइम था, तो प्रायोरिटी थी गवर्नमेंट का इलेक्शन क्लियर करना, एक बार वापस से पावर में आए उसके बाद ये सारी चीजों पे फोकस करेंगे। तो फोकस उनका कुछ टाइम के लिए शिफ्ट हो गया था। पेमेंट सबके डिले थे। FY25 की सबकी बैलेंस शीट आप देखोगे तो रिसीवेबल्स के नंबर, ये सारे नंबर बहुत खराब लग रहे थे। तो मेन वो रीजन था। अब बाकी कंपनीज के साथ में क्या हुआ कि जो एक बार इलेक्शन कंप्लीट हो गया आपका, तो जो बाकी के क्वार्टर्स थे, Q3 Q4 ऑफ FY25, वहां पे उनकी पेमेंट रिलीज होने स्टार्ट हो गए थे। शक्ति पंप, ओसवाल पंप की भी कमेंट्री उस टाइम पे काफी पॉजिटिव थी। इनफैक्ट अगर आप FY25 का कॉन कॉल देखोगे शक्ति पंप का, तो उन्होंने इस साल का टारगेट दिया था कि हमारा वर्किंग कैपिटल और इंप्रूव होगा। ओसवाल पंप का भी जब IPO आया था तब इनकी मैनेजमेंट की भी सेम कमेंट्री थी, वर्किंग कैपिटल, ट्रेड रिसीवेबल आगे चल के हम और इंप्रूव करेंगे। बट थोड़ा सा आप अनफॉर्चुनेट बोल सकते हो इन दोनों कंपनीज के साथ में हुआ क्या कि ये जो मानसून सीजन गया आपका, ये काफी लंबा चला गया इस बार। एक तो पहले अर्ली मानसून हो गया लास्ट ईयर, और काफी लंबा चला। सितंबर अक्टूबर में भी, Q3 में भी काफी सारे सिटीज में आपका ठीक ठाक मानसून हुआ है, रेनफॉल हुआ है। अब उसकी वजह से क्या हुआ, जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने एग्जीक्यूट करे, जो पंप्स वगैरह इंस्टॉल किया, इन्होंने तो अपने तरफ से सेल्स कर दिया, लेकिन वो कैश क्यों नहीं आया? क्योंकि गवर्नमेंट ने वो डेटा चेक ही नहीं कर पाए। मॉनसून इतना था, फार्मर ने वो पंप वगैरह ज्यादा यूज ही नहीं किया। तो आपका वो जो क्राइटेरिया है कि 90 से 100 डेज में जब हम ये डेटा चेक कर लेंगे तब पेमेंट रिलीज होगा, सो वो डेटा ही क्योंकि चेक नहीं किया गवर्नमेंट ने, तो पेमेंट इनका स्टक हो गया। प्लस ओसवाल पंप का ज्यादातर जो रेवेन्यू है वो महाराष्ट्र से आता है। अगर आप इनका ऑर्डर बुक भी देखोगे तो मेजरली, इवन शक्ति पंप का भी, महाराष्ट्र से इनको ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं। और Q3 में जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, आई थिंक कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वहां पे उनका चल रहा था,
तो उसमें भी वो बिजी थे। तो ये सारे रीजंस की वजह से शक्ति पंप हो, ओसवाल पंप हो, इन दोनों के रिसीवेबल थोड़े ज़्यादा लंबा खिंच गया, वर्किंग कैपिटल और ज़्यादा स्ट्रेच हो गया। तो वो चीज़ और नेगेटिव लगी है मार्केट को कि गाइडेंस था कि वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होगा, रिसीवेबल इंप्रूव होंगे, लेकिन ये उल्टा ही हो गया और ज़्यादा चीज़ें खराब होती हुई। और उसी का मतलब वही मेन कंसर्न भी है इस रिपोर्ट का भी। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं इन कंपनीज के साथ में। अब यहाँ पे अगर आप करंट पोजीशन देखोगे ना, मतलब एक मेन डिफरेंस आप देखो केन्स के बीच में और ओसवाल पंप के बीच में। तो केन्स के केस में क्या था कि उनकी जो मैनेजमेंट है FY25 से, मतलब जब से वो एक्विजिशन किया उन्होंने, और FY26 जब आपका स्टार्ट हुआ, तो Q1 कॉन कॉल, Q2 कॉन कॉल, उन्होंने अपनी कमेंट्री सेम रखी है कि हमारा जो रिसीवेबल का नंबर है, जो ओवरऑल वर्किंग कैपिटल है, ये बाय द एंड ऑफ FY26 इसको हम इंप्रूव कर लेंगे। 85 से 90 नेट वर्किंग कैपिटल डेज का उनका टारगेट है। तो वो स्टार्टिंग से उन्होंने वो सेम कमेंट्री दी है। इनकी मैनेजमेंट को अगर आप Q2 के कॉन कॉल में सुनोगे तो मैनेजमेंट वहां पे थोड़ा कॉन्फिडेंट जरूर साउंड कर रहा था वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट पे, रिसीवेबल वाले पार्ट पे। बट अभी लास्ट 1-2 महीने में जितने भी इनको नए ऑर्डर्स मिले हैं और फिर मैनेजमेंट का जो इंटरव्यू वगैरह हुआ है, वहां पे वो कन्विक्शन नहीं दिखा है मैनेजमेंट में। मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं है मैनेजमेंट की वर्ड्स के अंदर, उनकी कमेंट्री के अंदर, कि एक्चुअली में क्या FY26 के एंड तक ये चीजें उनकी रिजॉल्व हो जाएंगी। और अगेन मतलब उन्होंने अभी भी यही बोला है कि Q3 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा बाकी जगह पे भी फोकस उनका शिफ्ट हो गया, तो हमारा इंप्रूव नहीं हुआ। यानी कि Q3 में भी ज्यादातर चीजें इंप्रूव हुई नहीं है इस कंपनी के लिए, और अभी Q4 या FY27 की ज्यादा बातें हमको सुनने को मिली है। तो ये एक और कंसर्न रेज करती है कि ये रिसीवेबल वाला पार्ट, कैश वाला पार्ट कंपनी के लिए थोड़ा और मतलब ये पेनफुल वाला टाइम इनके लिए थोड़ा सा और लंबा चल सकता है। तो एक तो ये पॉइंट है। फिर दूसरा, जो आपका ये मेन जो रेवेन्यू आता है 70% PM कुसुम स्कीम से, इस पे भी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। ये वाला करंट स्कीम जो है ये आपके 31 मार्च तक वैलिड है। अब इस पे बातें जरूर सुनने को मिल रही है, मीटिंग्स वगैरह हो रही है, दोनों मैनेजमेंट यही बोल रही है, लेकिन कब वो एग्जैक्टली लाइव होगा, अगर उसमें मतलब क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो इतनी सारी चीजों में इन्वॉल्व होना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो कई बार प्रायोरिटी आपकी शिफ्ट हो जाती है। हालांकि मार्केट का पोटेंशियल आप देखोगे तो बहुत बड़ा है। अभी भी इंडिया में आई थिंक जो भी 140-150 मिलियन जो फार्मर्स हैं, उनमें से सिर्फ 30 मिलियन के पास में ये सोलर पंपिंग है। तो अंडर पेनिट्रेशन बहुत बड़ा है। मतलब पूरा इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड है 11-12% से ग्रो करेगा, लेकिन वो चीज़ें डिले हो सकती है ना, क्योंकि कुछ और इंपॉर्टेंट आ गया गवर्नमेंट के पास में, कहीं और चीज़ों पे शोर हो रहा है, तो गवर्नमेंट उस चीज़ पे पहले फोकस करेगा, वहाँ पे ज़्यादा वो स्कीम वगैरह लॉन्च करने पे ध्यान देगा। तो ये वाली चीज़ अगर डिले होती है तो जो इनका गाइडेंस है 30-35% का ग्रोथ का, 25-30% की ग्रोथ का, वो आपका उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये भी कंसर्न है इसके साथ में। प्लस इसके अलावा जो Q2 के रिजल्ट में हमने देखा कि कंपनी के मार्जिन नीचे की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सडनली जो लोकल प्लेयर्स हैं आपके ये PM कुसुम स्कीम के अंदर, वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। तो जो टेंडर के प्राइसेस वगैरह हैं वो एकदम से आपके नीचे की तरफ गए, आपका रियलाइजेशन इंपैक्ट हो गया, तो उसकी वजह से मार्जिन पे भी खतरा है। अब अगर आप FY25-4 देखोगे तो कंपनी के मार्जिन 30% तक होते थे। अभी फर्स्ट हाफ में देखा, Q2 में हमने देखा कंपनी के मार्जिन 25-26% हो गए। Q3 में भी मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि मार्जिन मतलब Q2 से बेटर होगा, लेकिन नीचे के लेवल पे रहेगा YOY पे अगर हम इसको कंपेयर करें। तो ये एक और थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बढ़ा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ओसवाल पंप पे कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं काफी ज्यादा प्रेशर है। हालांकि अच्छी चीज एक ये हुई है कि स्टॉक की डी रेटिंग बहुत हो गई है। मतलब अगर आप इनका सिर्फ करंट पी देखोगे तो 16-17 का है, और FY26 के अर्निंग के बेसिस पे देखे तो 13-14 के आसपास का पी बनता है। एंड अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, स्कीम आ गई टाइम पे और इनका वो मोमेंटम चलता रहा, ये 30-35-25% की ग्रोथ का भी, तो अगर आप FY27 की अर्निंग के बेसिस पे देखोगे तब तो आपका पी जो है वो सिंगल डिजिट में आ जाता है। तो वैल्यूएशन डी रेटिंग काफी हो चुकी है। मतलब स्टॉक लगभग आधा हो गया आपका 50% अपने हाई से। तो वहां पे थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप बोल सकते हो, लेकिन साथ में हमको ये भी देखना है कि अनसर्टेनिटी काफी सारी चीजों को लेकर के है। केन्स के केस में भी एक दो नई चीजें आई हैं, जैसे उनका वो जो ओसैट का प्लांट है, जो HDI PCB का प्लांट जो आना है, उसमें इस तरीके का डिस्कशन चल रहा है कि वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। लेकिन वो चीज समझने वाली है, क्योंकि आई मीन न्यू इंडस्ट्री है इंडिया में, इससे पहले ओसैट वगैरह का किसी को एक्सपीरियंस है नहीं, तो वैसा स्किल फोर्स मिलना, टाइमली उसको एग्जीक्यूट करना, इन सारी चीजों में थोड़ा बहुत डिले होने का एक्सपेक्टेशन है। तो कंपनी का रेवेन्यू जो पहले टारगेट था कि 45-4600 करोड़ करेंगे वो इस साल, अब ऐसी रिपोर्ट्स है कि शायद वो एग्जैक्टली उतना ग्रोथ हमको ना देखने को मिले, यानी लगभग 55-60% का ग्रोथ था। तो थोड़ा सा कंपनी अपना जो रेवेन्यू का गाइडेंस है उसको कट कर सकती है। बट स्टिल इतनी ज्यादा डी रेटिंग हो गई उसके स्टॉक की कि 40-45% का भी अगर वो ग्रोथ डिलीवर करते हैं, और जिस तरीके का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, और अगर वर्किंग कैपिटल वो इंप्रूव कर देते हैं, जो कमेंट्री उन्होंने अभी तक मेंटेन रखी है, तो वहां पे आई
आई मीन रिस्क रिवॉर्ड जो है ना वो ज्यादा बेटर लग रहा है एज कंपेयर टू ओसवाल पंप, जिस तरीके का उनका बिजनेस मॉडल है उसको भी देखते हुए और आगे जो पोटेंशियल है, स्पेशली इसीलिए क्योंकि उनकी डी रेटिंग काफी ज्यादा हो गई है। ओसवाल पंप के साथ में ये है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरूर आप थोड़ा बहुत बोल सकते हो क्योंकि करेक्शन इतना ज्यादा हो गया है, वैल्यूएशन काफी नीचे आ गया है। और एक अगर कल को ये भी न्यूज आ जाती है कि पीएम कुसुम स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी है, गवर्नमेंट कोई डेट वगैरह उस पर अनाउंस कर देता है, कोई क्लैरिटी दे देता है, माइट भी तब भी हम देखें कि स्टॉक वहां से भागना शुरू कर दे, कोई एक छोटी पॉजिटिव न्यूज की वजह से भी, क्योंकि काफी ज्यादा वैल्यूएशन नीचे आ गया आपका। लेकिन फिर भी इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें जैसे हमने डिस्कस किया, जो इनके मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी, वर्किंग कैपिटल, इन सारी चीजों पे थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रेज करती है। तो मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोल सकते हो, लेकिन मेरा रिस्क एपेटाइट इसको प्ले करने के लिए थोड़ा सा हाई होना चाहिए। एंड आई फील कि अगर मुझे प्ले करना भी है तो स्टैगर्ड अप्रोच यहाँ पे ज्यादा बेस्ट है, रादर देन कि मैं जस्ट ये करेक्शन दे करके एकदम से एग्रेसिवली होने जाऊं। क्योंकि कल को अगर कोई भी न्यूज आ गई पॉइंट वही स्टॉक भाग सकता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये जो पेनफुल वाला टाइम है ये थोड़ा सा लंबा भी चल सकता है इस बिजनेस के साथ में। तो ये केस है। क्या रीजन है वो अच्छे से हमने समझ लिया, पहले भी डिस्कस किया था। बाकी जैसे और अपडेट आएंगे डिस्कस करते रहेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।